हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, हम हमारी स्टडी की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक और नए अध्याय को शुरू करते हैं। साथियों, आज की हमारी यह कक्षा भारत के इतिहास से संबंधित है। भारत के उस काले अध्याय से संबंधित है जहाँ चुटकी भर कुछ कम मात्रा में आए अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 से 300 साल तक राज किया। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कम मात्रा में भारत में आए अंग्रेज़ों ने भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया। क्या उनके शासन में हमारी क्या गलतियां रहीं, ऐसी हमारी खुद की कौन सी कमियां रहीं जिसके कारण वह हम पर इतने लंबे समय तक शासन कर पाए। क्या उसमें हमारी भी कुछ गलतियां थीं, या अंग्रेज़ों की कौन कौन सी नीतियाँ रहीं जिसको लेकर अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक शासन किया। चलिए साथियों, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखिए साथियों, मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें स्पष्ट समझा दी है। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से उनकी शासन व्यवस्था थी, इसके बाद किस तरीके से उनकी शासन कानून व्यवस्था थी, इस डायग्राम में साथियों मैंने ब्रिटिश काल की जो उपनिवेशवादी या जो भी उनकी प्रशासनिक और आर्थिक जो नीतियाँ रहीं, कानून व्यवस्था रहीं, उसको समझा दिया गया है साथियों। ठीक है, एक साथ फिर आगे हम इसका क्या करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, किस तरीके से उनकी कानून व्यवस्था रही, किस तरीके से उनकी प्रशासनिक व्यवस्था रही, किस तरीके से कहाँ पर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो कहाँ पर महलवाड़ी लागू किया, तो कहीं पर रैयत व्यवस्था थी, तो कहीं पर तो क्या धन निष्कासन का सिद्धांत किस तरीके से रहा उनका। ठीक है, भूमिगत नीतियाँ ये थीं साथियों, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इसी के साथ साथ धन निष्कासन का सिद्धांत। और उन्होंने किस तरीके से अपनी व्यापारिक नीतियाँ बनाई साथियों, किस तरीके से भारतीय उद्योगों का पतन किया है। जब भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, भारत से धन निष्कासन गया, जब हमारा आर्थिक शोषण हुआ, तो हम दयनीय स्थिति में आ गए और एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत खुद कंगाल बनकर रह गया। ठीक है साथियों, वो तो आज़ादी के बाद हमने अपनी मेहनत एवं परिश्रम से फिर से हम एक अच्छी स्थिति में आ चुके हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए, शॉर्ट रिवीजन में करा देता हूँ साथियों। ठीक है, किस प्रकार से इसका इन लोगों की नीतियाँ रहीं, हम एक एक नीतियों को एक बार में पढ़ते जाते हैं साथियों। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हम शॉर्ट रिवीजन आपका हो जाए कैप्सूल नोट के तहत, एकदम कि मेन पॉइंट मैं आपको दे दूं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों में। पहली नीति थी साथियों जो हम पढ़ते हैं, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन का प्रारंभिक अधिनियम। द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है साथियों 1765 से 1772 में। ठीक है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बक्सर का युद्ध जीती थी, उसके बाद से निज़ाम के साथ कुछ और शर्तें की, इसके बाद मुग़ल शासक के साथ कुछ और शर्तें की, और इस प्रकार से उन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की। तो पहला द्वैध शासन कहाँ पर लगा साथियों? बंगाल में। ठीक है, तो उसका समय काल कितना रहा? बंगाल में जो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई वह 1765 से 1772 तक चला। ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग इसे क्या कर देते हैं साथियों, इसे समाप्त कर शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। मतलब द्वैध शासन को समाप्त कर वो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। इसमें दीवानी मामले या दीवानी अधिकार, जिसमें राजस्व वसूली किसके पास रहा साथियों? कंपनी के पास रहा। और निजाम को क्या दे दिया? कानूनी व्यवस्था। मतलब पैसे, अर्निंग वाली चीज़, जिसमें पैसा आता है वह तो अंग्रेज़ों ने या कंपनी ने अपने पास रख ली, और जिसमें पैसा व्यय होता है वह किसे दे दी? निजाम को दे दिया। ठीक है, बंगाल का जो निज़ाम रहा, इस तरीके से अंग्रेज़ों के पास या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उस टाइमिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास पैसा आने लगा।
और एक ही राज्य में दो प्रकार की शासन व्यवस्था लग गई, एक धन वसूलने वाली और दूसरा कानून व्यवस्था बनाने वाली। ठीक है साथियों, यह शासन व्यवस्था 1772 तक चली और 1772 में इसे समाप्त कर कंपनी ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार में एक एक ही देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। फिर समय आता है साथियों, देखो 1772 में तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया बंगाल में। ठीक है, इसके बाद जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया साथियों, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके थ्रू कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का पहली बार संसदीय नियंत्रण आया। मतलब कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहली बार नियंत्रण आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। मतलब जो पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह किसका कहलाने लगा, जो भारत में जो ब्रिटिशों का अपना एक क्षेत्राधिकार था ना साथियों, उस सब का गवर्नर जनरल अब वही बंगाल वाला गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ साथियों, वॉरेन हेस्टिंग। तो आप यहाँ पर याद रखिए, क्या बोलोगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है साथियों, फिर इसी क्रम में आगे बढ़े तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। बंगाल में या भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना साथियों, वह 1774 में बना। परंतु साथियों इसमें भी ऐसा था कि इसके विरुद्ध भी या इसके निर्णय के विरुद्ध आप लंदन की कोर्ट में जाके अपील कर सकते थे। ठीक है साथियों, इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है साथियों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में साथियों क्या होता है कि जो कंपनी थी उसके नियंत्रण के लिए 16 कमिश्नर वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। ठीक है साथियों, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने कमिश्नर थे, 16 अधिकारी थे, 6 कमिश्नर थे। कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 अधिकारियों की एक कमीशन नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब पहले जो बम्बई और मद्रास स्वयं एक प्रेसिडेंसी थी, उसको बंगाल के अधीन ला दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख लीजिए, देखिए मुख्य प्रेसिडेंसी कौन बन गया और यह मुख्य क्षेत्र कहाँ रहा, बंगाल रहा। और इसी में मुंबई का भी विलय कर दिया गया और इसी में मद्रास का भी विलय कर दिया गया। ठीक है साथियों, इसके बाद याद करने का, याद रखिए, देखिए सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन लगा, तो दीवानी मामले कंपनी के पास रहे और जो कानूनी मामले रहे वो निज़ाम के पास रहे। तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला, 1765 से 1772 तक। फिर 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा उसी में और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही क्या हुआ साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल पर की गई। ठीक है, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, फिर इसी के बाद मैंने ऊपर बता दिया था, फिर इसी के बाद क्या हुआ साथियों, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू दो काम हुए। पहला, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें कितने सदस्य थे, 6, और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसे किसके अधीन ला दिया गया, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया। मुंबई को और मद्रास को किसके अधीन ला दिया गया, बंगाल के अधीन ला दिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से साथियों क्वेश्चन लगातार आते हैं।
फिर 1786 का अधिनियम आया। 1786 के अधिनियम के तहत क्या कार्य हुआ साथियों, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस टाइमिंग में क्या किया गया, जो मुख्य सेनापति की शक्तियां तथा परिषदों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल था उसे, जो कॉर्नवालिस बना, तो इसे कौन कौन सी पावर मिल गई, एक तो वो है कि जो सेनापति की जो शक्तियां हैं या सेनापति जो आदेश देगा, और परिषद के निर्णय को वह रद्द कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मुख्य सेनापति और परिषद को कमज़ोर किया गया, और जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसकी शक्तियों को क्या किया गया और अधिक वृद्धि की गई। ठीक है साथियों, फिर देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है साथियों, इसमें क्या हो जाता है, देखो कंपनी का जो रहता है, देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है साथियों, उसमें क्या रहता है, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अभी तक जो कंपनी भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार लेके आई थी ब्रिटेन से, वह अब ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, समाप्त कर दिया, और उनके पास सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का छोड़ा गया। मतलब टोटल समाप्त करके सिर्फ दो चीज़ों पर उनको एकाधिकार दे दिया। वह एक तो वो चाय का व्यापार पर अभी भी क्या है, कंपनी का एकाधिकार रहेगा, और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। बाकी शेष भारत पर या अन्य उत्पादों पर व्यापार अब ब्रिटिश की अन्य कंपनियां भी आकर कर सकती हैं, यह कहने का मतलब है। ठीक साथियों, इसके बाद इसी समय क्या हुआ, भारतीय शिक्षा पर पहली बार वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है साथियों, मतलब भारत पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, या ब्रिटिश ने पहली बार भारत पर शिक्षा के लिए जो खर्च किया वह कब किया, इसी चार्टर एक्ट के थ्रू किया। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी का भारतीय व्यापार पर, अच्छा ये तो हमने यहीं पर पढ़ लिए, इसको यहाँ पर हमने क्या इमेज के थ्रू क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है, समझा दिया है आपको। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये दो पॉलिसी को अपन क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब, जो 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार मिला था, अब उस पर भी पूर्णतः क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। ठीक है साथियों, तो क्या कर दिया गया, अब जो कंपनी का जो एकाधिकार था वह पूर्णतः क्या हो गया साथियों, समाप्त हो गया। ठीक है, और इसमें क्या परिवर्तन हुआ साथियों, जो बंगाल का जो अभी तक जो गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। तो भारत में प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले की। ठीक है साथियों, जी रहा, देखिए कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, और अब वह अब केवल कैसे कार्य करेगी, तो राजनीतिक कार्य करेगी। मतलब कंपनी अब व्यापारिक अधिकार समाप्त होकर उसका क्या हो गया, राजनीतिक अधिकार बचे। ठीक है, फिर इसी के बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट साथियों। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की क्या की गई, शुरुआत की गई। अभी तक साथियों जो भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे वह केवल अंग्रेज अधिकारी होता था, जो मुख्य अधिकारी होता था वह अंग्रेज अधिकारी ही होता था। पर अंग्रेज़ों ने इस चार्टर एक्ट के साथ भारतीयों को भी सिविल सेवा में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए क्या दिया, अधिकार दिया। कहने का मतलब साथियों, जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार भारतीयों को भी भारत पर जो नियुक्तियां होती हैं उस पर शामिल होने का क्या मिला, अधिकार मिला। ठीक है साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है हमारा 1919 का चार्टर एक्ट, जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है साथियों, इस सुधार में क्या किया अंग्रेज़ों ने, देखिए इसी टाइमिंग में बीच में साथियों अंग्रेज हमारी क्या हुआ 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे भारतीयों में भी क्या जागरूकता आती गई। तो जब कहानी आगे बढ़ी साथियों, तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत पर और अधिक नियंत्रण करने के लिए या बंगाल पर जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसे तोड़ने के लिए बंगाल के प्रशासन का बहाना लेकर क्या किया, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, जिसमें से आज पश्चिम बंगाल भारत के पास है और पूर्वी बंगाल क्या है, स्वयं एक बांग्लादेश है। तो ठीक है साथियों, जब उन्होंने देखा कि इस विभाजन के बाद भी हम इनकी एकता को तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने इस एकता को तोड़ने के लिए दूसरा रास्ता चुना साथियों। इसी नीति के तहत उन्होंने क्या किया, बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही मुस्लिम लीग की बीज रोपित किया गया। उन्होंने पहले तो मुस्लिम लीग बनाई, उसके बाद साथ साथ क्या किया, उन्होंने अब भारत की जनता को धर्म के आधार पर विभाजित करने की नीति बनाई। ठीक है, और जो 1919 का जो चार्टर 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट आया या सुधार आया, इसमें इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया। मतलब अब मुसलमानों का चुनाव केवल मुस्लिम करेंगे। ठीक है, मतलब अब भारतीय जनता को इन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर विभाजित करने लगा। अब जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पर कौन, मुसलमान ही खड़ा होगा, भले कितने ही उम्मीदवार हो जाएं पर वो क्या रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। तो इस तरीके से मुस्लिम अब भारत से जो अदर संप्रदाय थे उनसे क्या होने लगे, कटने लगे। फिर इसी के साथ साथ साथियों इसमें रह गया 1919 का एक्ट भी आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसमें भी क्या हुआ, और विभाजन किया गया, सांप्रदायिक के आधार पर और विभाजन कर दिया गया। ठीक है, फिर भारत में जो हिंदू धर्म में भी थी उसमें भी और क्या कर दिया इन्होंने, निर्वाचक मंडल में विभाजन कर दिया। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या हुआ, 1935 का चार्टर एक्ट आया। 1935 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया कि इन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता की क्या की, शुरुआत की और द्वैध शासन का अंत कर दिया और संघीय ढांचे का क्या दिया, हमें प्रावधान दिया। यहाँ पर साथियों संघीय ढांचे में क्या किया उन्होंने, केंद्र और प्रांत को जो संघीय ढांचा बनाया उसमें भारत मतलब जो पूरा ब्रिटिश भूभाग था उसे दो भागों में बांट दिया, एक केंद्रीय ढांचे के रूप में और एक क्या कर दिया उसने, प्रांतीय ढांचे के रूप में। साथियों यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने 1919 का एक्ट को क्या कर दिया, तो थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्होंने जो आर्थिक तरीके से जो हमारा शोषण किया ना उसे बता रहे हैं। मैं जब 1919 का एक्ट ही पढ़ाऊँगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल से बता दूँगा। अभी जो हमारे लिए मेन पॉइंट था मैंने सिर्फ उसे डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रांतीय स्वायत्तता, तो जो प्रांतों में द्वैध शासन था साथियों, उन्होंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, और जो संघीय ढांचा था उसमें इन्होंने इसको क्या कर दिया, फिर से चालू कर दिया। ठीक है साथियों, फिर हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अभी तो हमने ये क्या पढ़े, अभी हमने यहाँ से देखो ऊपर से देखो, अभी तक हमने क्या किया, इनका जो इन्होंने जो कानून बनाए अभी हमने क्या उसका अध्ययन किया। ठीक है, जो मेन कानून थे हमने अभी क्या किया, उनका अध्ययन किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इन लोगों की जो सिविल सेवा और जो न्याय व्यवस्था थी हम उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों इसी कड़ी में हम जब अध्ययन करते हैं तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कब से मानी जाती है भारत में, एक तो 1786 से, और जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने आधार क्या माना, पदोन्नति। ठीक है, और पदोन्नति का आधार क्या माना इसने, वरिष्ठता को। मतलब सिविल सेवा में किस तरीके से भर्ती होगी, तो उन्होंने पदोन्नति किया। ठीक है, फिर इसके बाद
इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर की? कलकत्ता में की। ठीक है, ये कब हुई? 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा युवा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। तो इस कॉलेज की स्थापना क्या की कि जो सिविल सेवकों की जो भर्ती होगी उनको हम भारत के अनुरूप ढालने के लिए उनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, फिर साथियों क्या हुआ, इसी क्रम में जो हमें अधिकार मिला था 1853 के एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट के थ्रू की अब भारतीय भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। उस टाइमिंग में भारत की जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो लंदन में ही होती थी। तो प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन बने थे साथियों, हमें वह पढ़ना है। देखो, तो 1863 में प्रथम सिविल सेवक उत्तीर्ण करने वाले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो प्रथम भारतीय कौन बने साथियों? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसी के साथ साथ इनकी क्या हुई, इन्होंने 1833 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में क्या किया, विधि आयोग का गठन किया, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता, जिसे अपन आईपीसी बोलते हैं, इसे कब लागू किया गया? देखो, विधि आयोग का गठन तो इन्होंने 1833 में कर दिया, परंतु इसी के तहत उन्होंने भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी जिसे कब लागू किए गए? 1860 में लागू किए गए साथियों। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आईपीसी को बदलकर भारत की जो नई न्यायिक या जो कानूनी व्यवस्था है उसमें बदलकर इसे का नया नाम क्या है और इसे कब लागू किया गया, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब हम क्या पढ़ेंगे, राजस्व की नीति। मतलब इन्होंने किन किन नीतियों के तहत भारत से जो धन का क्या किया, धन प्राप्त किया, शोषण किया भारतीयों का। ठीक है, सीधी सी बात, शोषण ही किया, भारत के हित में तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। ले देखे तो उनका पर्सनली लाभ था। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे व्यवस्था के बारे में, मतलब कहाँ पर कौन सी व्यवस्था लगाई गई, शुरुआत एवं जन्मदाता किस क्षेत्र में लागू थी और उसकी विशेष बिंदु। ठीक है, तो पहली नीति थी साथियों, क्या थी पहली नीति? जो पहली नीति थी क्या है? स्थायी या इंतमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है साथियों, यह कब लागू की गई? तो 1793 से कॉर्नवालिस ने क्या की, इसे लागू की। किस किस क्षेत्र में लागू थी? तो देखिए, बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा, ठीक है, और बनारस, मतलब उसी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में लागू थी, जो बंगाल के आसपास के लगे हुए क्षेत्र में थे। इसमें मुख्य बिंदु क्या था? जमींदार था उसे क्या माना जाता था? भूमि का मालिक माना जाता था। कर न देने पर सूरस्त नियम से क्या होती थी? नीलामी होती थी। और सरकार का हिस्सा क्या होता था साथियों? आप देखिए, एक शोषण की नीति देखिए कि जो किसान पूरी मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, उसने मतलब जो उपज की प्राप्त की, जो उपज हुई उसे पहले तो 11 भागों में बांटा जाता था। उस 11 भाग में से 10 भाग किसके पास जाता था? 10 भाग जाता था सरकार के पास, मतलब अंग्रेजों के पास, और 1 भाग किसके पास रहता था? किसान के पास रहता था। सोचिए साथियों, मतलब 10/11 अनुपात में, तो किसान की क्या ही स्थिति होगी। इसके साथ दूसरी नीति क्या थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। यह कब से कब तक लागू रही? तो ये रही 1792 से 1820 तक। इसे रीड एवं थॉमसन मुनरो ने क्या करवाया? लागू करवाया। तो इसके जन्मदाता कौन थे? रीड एवं थॉमसन मुनरो। अब ये किस किस क्षेत्र में लागू थी साथियों? मद्रास में थी, कर्नाटक में थी और दक्षिण भारत में। ठीक है, इस नीति का मुख्य पॉइंट क्या था? रैयत। अभी भी सुना होगा अपन, तुला रैयत, ऐसे बहुत सारे आपको एरिया के नाम मिल जाएंगे, है ना, सुनने को, मतलब प्लेस के नाम मिल जाएंगे। तो देखो, तो इसमें इसमें कंपनी सीधे किसान के साथ क्या करती थी? समझौता करती थी, और कंपनी सीधे 33% तक का क्या करती थी? भूमि पर कर लेती थी, मतलब 33%, 100 भाग का 33 भाग आपको किसे देना पड़ता था? कंपनी को देना पड़ता था, पर ये स्थायी होती थी। ठीक है,
इसमें से जो जमींदार कर वसूलता था उसमें से किसके, देखो 10 भाग कंपनी को जाता था और 1 भाग जमींदार रखता था, ठीक है। इसके बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें से 1/3 किसे देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, और 2/3 किसके पास रहती थी, किसान के पास रहता था, ठीक है साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था। जो तीसरी क्या थी, महलवाड़ी। इसकी शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1800, 1900, 1822 के आसपास मानी जाती है, ठीक है साथियों। जनक कौन थे, मैकिंजी, ठीक है। यह किस क्षेत्र में लागू थी साथियों, तो गंगा दोआब और पश्चिमोत्तर भारत प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत और पंजाब में, ठीक है। मतलब जो भारत का जो एक तरीके से जो गंगा क्षेत्र था ना, और जो 5 नदियों का प्रदेश था, उस क्षेत्र में यह नीति क्या थी, लागू थी। देखिए पूरे गांव या महल, पूरे गांव को या महल को एक सामूहिक रूप से इकाई माना जाता था, सामूहिक रूप से एक इकाई मानकर उससे क्या तय किया जाता था, टैक्स तय किया जाता था। मतलब जो एक गांव है साथियों, जो एक पूरा गांव है, इसकी पूरी भूमि की क्या की जाती थी, पहले गणना की जाती थी, और इसका पूरा टैक्स एक ही इकाई मानकर इससे वसूल लिया जाता था, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं पुनः। अब क्या है साथियों, धन निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे यहाँ से धन निकाल के ले गए, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत, पहला तो क्या हुआ, धन का दोहन। देखिए 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 9% धन बिना किसी लाभ के ब्रिटिश भेजा जा रहा था। मतलब जो भारत में कुल धन था उसका 9% भाग ब्रिटिश लोग अपने पास या ब्रिटेन भेज रहे थे, ठीक है। हमारे जो इतिहासकार थे RC दत्त के अनुरूप ब्रिटिश काल के 1 दशक में, जो 1 दशक की उन्होंने गणना की 10 वर्ष, ठीक है। मतलब 1891 से 1901 तक में 159 मिलियन पाउंड इंग्लैंड भेजे गए। मतलब 10 वर्षों में कंपनी ने इतना पैसा इंग्लैंड भेज दिया, वो भी बिना किसी रीज़न के, ठीक है साथियों। यही था क्या, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। भारत में हर वर्ष भारी मात्रा में धन ब्रिटेन भेजा जाता था, है ना। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे का विकास किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, रेलवे का विकास किया। पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई, तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसका जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। भारत में रेलवे का जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। इसने ही क्या किया, रेलवे का ढांचा तैयार करके दिया, ठीक है। इसके साथ साथ इसी समय में क्या हुआ टेलीग्राम या टेलीविज़न और डाक व्यवस्था। तो पहली बार 1850 में पहली बार बिजली तार लाइन डायमंड हेवियर और कलकत्ता के बीच में शुरू की गई। मतलब जो पहली बिजली टेलीफोन लाइन थी वह कलकत्ता और डायमंड हार्बर्स के बीच में क्या की गई, शुरू की गई, ठीक है साथियों। इसी के साथ साथ डलहौजी ने 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत देश में सामान डाक दर अधिनियम लागू किया, जिसे क्या, जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया गया था। इसी को श्वेत पत्र विरोध भी बोला गया है, ठीक है साथियों। इसमें क्या था, सामान डाक दर में 1 अधन्नी या 2 पैसा, ठीक है, इसका क्या कर दिया गया था, शुल्क निर्धारित कर दिया गया था। इसी में क्या हुआ साथियों, आगे प्रथम हवाई मेला। तो क्या हुआ, 1911 में लंदन से नैनी के बीच में इसकी हवाई यात्रा की पहली भारत में क्या की गई, शुरुआत की गई, ठीक है साथियों। इसके बाद इस तरीके से साथियों जो अंग्रेज़ों की जो नीति रही, जो मेन की पॉइंट थे, देखिए साथियों इसमें लिखा ही था कि हम अंग्रेज़ों की मुख्य नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भारत पर और भी काम किए या और भी तरीके से शोषण हुआ, उन्हें हम धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में क्या करेंगे साथियों,
सॉल्व करेंगे। मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे के ऐसे छोटे छोटे समय में आपके और भी टॉपिक कंप्लीट भी होते जाएंगे, मुख्य टॉपिक, और आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पर डे हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है सफलता IQ@PKY साथियों। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। इसमें हम GK, GS और मैथ साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बता दूं कि जो 10th तक की मैथ्स है वो एकदम पूरी तरह पूर्णतः फ्री पढ़ाने वाला हूं, जिसकी क्लासेस साथियों आपको जैसे अभी स्कूल ओपन होगा उसके साथ साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म में साथियों ये सभी सुविधाएं क्या हैं आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मेरे द्वारा की गई मेहनत या मेरा प्रयास आपको आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।